हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन बैंकर चैनल पे। आज का टॉपिक है पीएमईजीपी स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। चलते हैं सीधे स्कीम पे, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला दोस्तों पॉइंट है स्कीम। ये स्कीम का बैकग्राउंड क्या है? पहले दोस्तों यह स्कीम आया है आपका दोस्तों 2008 में। अगस्त 2008 में ये स्कीम आया। उससे पहले दो स्कीम चल रहा था। पुराने साथियों को सबको पता होगा। एक स्कीम था आपका पीएमआरवाई और एक था आपका आरईजीपी। पीएमआरवाई दोस्तों ये था प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यह था दोस्तों रूरल एरिया के लिए। और ये था दोस्तों आपका अर्बन एरिया के लिए। दोनों स्कीम को 31 मार्च 2008 के बाद मर्ज कर दिया गया और इसके जगह पे नया स्कीम आया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ये इसका बैकग्राउंड है दोस्तों। अब आइए अगला ऑब्जेक्टिव। जैसा नाम से ही पता चलता है कि आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आ जाइए दोस्तों मार्जिन मनी सब्सिडी। मार्जिन मनी सब्सिडी में दोस्तों दो पॉइंट है। पहला तो हर एक बजट एस्टीमेट, यानी कि जब भी बजट एस्टीमेट आएगा तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए का मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाएगा फॉर पीएमईजीपी, जो कि इस बार अभी 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का है। और इसमें दोस्तों दो पॉइंट जो है वह क्या है कि जो भी बजट एस्टीमेट होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक है आपका दोस्तों मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में और एक है दोस्तों आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। इसको समझिए क्या है। इसका कंसेप्ट है दोस्तों कि जब बजट एस्टीमेट जितने रुपए का होगा, मान लीजिए बजट एस्टीमेट 100 रुपए का रहा कि 100 रुपए खर्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसका की उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसमें 95 रुपीज यानी कि 95% इसके रिस्पेक्ट में 95% वो खर्च होगा मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में और 5% होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर 100 रुपया अगर होता है तो 95 रुपया मार्जिन मनी के रूप में, अगर बजट एस्टीमेट गवर्नमेंट रखती है 100 रुपया तो 95 रुपया बजट एस्टीमेट का मार्जिन मनी के रूप में खर्च होगा और 5 रुपया फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के रूप में खर्च होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का मतलब यह है दोस्तों कि अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस लोगों में लाना है। फॉरवर्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज यानी कि आपका आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद उसमें जो ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या अवेयरनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फर्दर किसी मार्केट को उस प्रोडक्शन यूनिट के साथ जोड़ने का बात है, ये सारे खर्च जो है ये आएंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में। इसका बजट होता है 5% और इसका बजट होता है 95%। अब आ जाइए मार्जिन मनी सब्सिडी। फिर आगे हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज वाइज कितना मिलता है वो आगे। अब आ जाइए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हम लोग क्लियर कर लिए। लेवल्स। अब आ जाइए अगला पॉइंट है लेवल सपोर्ट अंडर पीएमईजीपी। अभी तक हम लोग दोस्तों चर्चा कर लिए स्कीम का, ऑब्जेक्टिव का, मार्जिन मनी सब्सिडी, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, लेवल्स। अब आते हैं नए पॉइंट पे। यहां तक हम लोग कवर कर लिए। अब हम आते हैं लेवल ऑफ सपोर्ट अंडर पीएमईजीपी।
लेवल ऑफ सपोर्ट अंडर पीएमजीपी में भी 2 पॉइंट है, दो भाग है। एक तो है दोस्तों कि नए यूनिट के लिए सब्सिडी का परसेंटेज अलग है, मार्जिन का परसेंटेज अलग है, और अदर यानी कि सेकेंड यूनिट के लिए, सेकेंड यूनिट करने का मतलब सेकेंड अपग्रेडेशन ऑफ पुराने से पुराना आपका पीएमजीपी का लोन अच्छा चल रहा है, आपने अच्छे से रिपे कर दिया और फर्दर आप दूसरे यूनिट के लिए आए तो उसका आगे हम लोग समझेंगे जानेंगे। अब आते हैं सबसे पहले न्यू माइक्रो यूनिट। अगर आप नए माइक्रो यूनिट के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो उसमें सब्सिडी और मार्जिन का कंसेप्ट क्या है, ये है दोस्तों। इसका बाइफर्केशन किया हुआ है एरिया वाइज और कैटेगरी वाइज। एरिया दोस्तों 2 भाग में बांट दिया गया है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, और कैटेगरी भी दो पार्ट में है दोस्तों, जनरल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी। अब स्पेशल कैटेगरी को समझ लेंगे तो यानी कि उसको छोड़ के बाकी सब जनरल कैटेगरी होगा। उसमें क्या क्या आएगा आपका स्पेशल कैटेगरी में, SC ST, उसके बाद आपका डिसेबल पर्सन, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे जो है ना आपको OBC, ये सारे इसमें आएंगे स्पेशल कैटेगरी में, और इसको छोड़ के आपका जो बाकी बचा वो जनरल कैटेगरी में। अब आ जाइए मार्जिन प्रोजेक्ट कॉस्ट का। ये जो है सब्सिडी है और मार्जिन है दोस्तों, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे है। जनरल कैटेगरी के केस में दोस्तों मार्जिन है आपका 10%। अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो 10 रुपया उसको लाना पड़ेगा, 90 रुपया का मतलब बैंक फाइनेंस प्लस सब्सिडी होगा। उस 90 रुपया में 15 रुपया अर्बन केस में सब्सिडी मिल जाएगा और 25 रुपया रूरल के केस में सब्सिडी मिल जाएगा। फिर से इसको रिपीट करता हूं, जनरल कैटेगरी के केस में दोस्तों मार्जिन यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन होगा 10%, जबकि रेट ऑफ सब्सिडी जो होगा, जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, वह अर्बन एरिया के लिए 15%, रूरल एरिया के लिए 25%। अब आ जाइए दोस्तों स्पेशल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी को छोड़ के SC ST, OBC, वुमेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका ट्रांसजेंडर्स, फिजिकली डिसेबल पर्सन, ये सारे आपको स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। इसमें मार्जिन का जो प्रावधान है दोस्तों वह 5% ही है, रियायत दिया गया है, और रेट ऑफ सब्सिडी जो है दोस्तों अर्बन एरिया में 25% है और रूरल एरिया में 35% है। अब इसमें हम जो है आगे बात समझें कि अर्बन एरिया क्या होगा और रूरल एरिया क्या होगा। तो इसमें केवल 2 पॉइंट दिमाग में याद रखना है दोस्तों कि जो भी मतलब पंचायत इसमें आता है, म्युनिसिपल में आता है, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में आता है, वो सारा रूरल एरिया कहलाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, यही है। और अब चलते हैं आगे हम, ये न्यू यूनिट माइक्रो यूनिट हो गया। अब चलते हैं आगे कि अपग्रेडेशन ऑफ यूनिट के केस में क्या है। अगले पॉइंट पे आइए, सेकेंड पीएमजीपी अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन का लोन दोस्तों आप किसको किसको दे सकते हैं? आप दे सकते हैं जो पीएमजीपी का फर्स्ट लोन प्रॉपर्ली चुका दिया है, 3 साल तक चलाया और 3 साल के बाद जो भी उसका शेड्यूल रिपेमेंट था वह चुका दिया है उसके हिसाब से। और अगर कोई लोन आरईजीपी में दिया हुआ था, जैसा कि हम लोग बैकग्राउंड में समझे थे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत भी अगर लोन लिया हुआ था और उसने प्रॉपर्ली चुका दिया, अच्छे से चुकाया, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा दोस्तों कि कोई भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत कोई भी लोन आपने दिया और उसको भी अगर सही ढंग से वह रिपे कर दिया है, यूनिट प्रॉफिट में है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, तो वो भी सेकेंड अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होगा, जिसका की प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ तक है। हम लोग आगे उसको डिटेल से समझेंगे। तो इस केस में मार्जिन और सब्सिडी का क्या कंसेप्ट है? इस केस में दोस्तों ऑल कैटेगरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कैटेगरी, जैसे आपका न्यू यूनिट वाले में जनरल और स्पेशल कैटेगरी में बाइफर्केट किया हुआ था, इसमें ऑल कैटेगरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल कैटेगरी, इसमें मार्जिन आपका 10% आप कस्टमर को लाना पड़ेगा और सब्सिडी जो है दोस्तों वह 15% है नॉर्मल केस में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के केस में दोस्तों 20% है। अब आते हैं आगे दोस्तों कि जैसा हम लोग डिस्कस किए कि पीएमजीपी में जो है दो पार्ट में आप फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कि 2 तरह का फाइनेंस हो सकता है। एक तो न्यू यूनिट के लिए, माइक्रो यूनिट के लिए, और दूसरा सेकेंड अपग्रेडेशन के लिए या एग्जिस्टिंग पीएमजीपी यूनिट जो कि प्रॉपर्ली रिपे कर दिया है। अब आ जाइए कि
न्यू यूनिट के लिए जो आप करेंगे उसमें क्या क्या प्रावधान आपको कंप्लाई करना पड़ेगा या क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के केस में दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 लाख। ये दोस्तों ये जो सर्कुलर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह 1 जून 2022 को रिलीज हुआ है। यह सर्कुलर पीएमईजीपी का 1 जून 2022 को रिलीज हुआ है। यह कौन रिलीज करती है? इसको रिलीज करती है एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी होता है, नोडल एजेंसी अक्रॉस द कंट्री, स्टैट्यूटरी बॉडी माना जाता है उसको, वो है केवीआईसी। ठीक है दोस्तों, केवीआईसी इसका नोडल एजेंसी होता है। यही नोडल एजेंसी ने 1/6/2022 को नया सर्कुलर जारी किया है। यह प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले 25 लाख हुआ करता था, अब प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ के हो गया है 50 लाख न्यू यूनिट के लिए। अब दूसरा है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। अब दूसरा है दोस्तों बिजनेस के केस में और सर्विस के केस में। सर्विस और बिजनेस के केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका मैक्सिमम होगा 20 लाख। बिजनेस और सर्विस के केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा दोस्तों मैक्सिमम 20 लाख। अब आइए अगला पॉइंट, अब आइए अगले पॉइंट पे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट और मार्जिन। प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लीजिए 50 लाख का है तो कुछ पार्ट सब्सिडी आएगा, कुछ पार्ट बोरोवर का कंट्रीब्यूशन अपना आएगा, और रेस्ट अमाउंट क्या होगा कि अदर देन सब्सिडी प्लस मार्जिन, इसके अलावा जो अमाउंट बचेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट में माइनस करने के बाद, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस मार्जिन, यह बैंक फाइनेंस होगा। ठीक है दोस्तों, यह बैंक फाइनेंस होगा। दोस्तों एक चीज समझिए इसको, बैंक फाइनेंस 50 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी कर सकते हैं या 20 लाख से ज्यादा का भी प्रोजेक्ट कॉस्ट को कर सकते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख से ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन वहां एक कंडीशन है, वहां एक कंडीशन क्या है कि 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के केस में ज्यादा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो जो एक्सेसिव होगा ना अमाउंट, वो सारा एक्सेसिव अमाउंट कौन फाइनेंस करेगा? बैंक एवं दिस, ओके, और बैंक फाइनेंस करेगा और उस पे मार्जिन मनी सब्सिडी का कैलकुलेट नहीं होगा। मार्जिन मनी डिसाइड करने के लिए, जो कि हम लोग अभी पहले डिस्कस किए कि आपका 15%, 25% और 25% और 35% था। जनरल केस में 15% और 25% था रूरल और सेमी अर्बन, रूरल और अर्बन एरिया के लिए, और आपका अदर देन अदर कैटेगरी में आपका 25% था अर्बन में और 35% था रूरल में। तो वो जो परसेंटेज जो डिसाइड होगा वह 50 लाख तक ही डिसाइड होगा, और बिजनेस के केस में 20 लाख तक ही डिसाइड होगा। अगर इसको साधारण भाषा में एक बार अगर समझें तो जैसे आपने लोन कंसीडर किया 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ये बोरोवर जो है स्पेशल कैटेगरी में है, बोरोवर स्पेशल कैटेगरी में है और रूरल एरिया का है, ठीक है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 100 करोड़ है, और ये 100 लाख है, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। तो इसको सब्सिडी कितना मिलेगा और बैंक फाइनेंस कितना होगा और इसका मार्जिन कितना होगा, अगर इसको कैलकुलेट करें तो एक चीज देखिए, फिर से इसको सवाल को समझिएगा कि किसी बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 100 लाख था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्पेशल कैटेगरी में है, रूरल एरिया में है। अब सीधा सीधी समझिए, सबसे पहले मार्जिन कितना होगा दोस्तों इसका, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मार्जिन 5% होगा, स्पेशल कैटेगरी का है। सब्सिडी कितना होगा, सब्सिडी दोस्तों स्पेशल कैटेगरी है और रूरल एरिया का है, यानी कि सब्सिडी 35% होगा, ठीक है। और सब्सिडी का जो कैलकुलेशन होता है
वह कैलकुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कहां तक आप कंसीडर करते हैं? 50 लाख, ओनली 50 लाख। ठीक है, तो 50 लाख 35% किसका देंगे आप? 50 लाख। ठीक है, इसको आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 17,50,000 इसको सब्सिडी मिल जाएगा। मार्जिन 5% दोस्तों, कितना मार्जिन इसको देना पड़ेगा? कितना? 5 लाख देना पड़ेगा। 17 5 22 50 हो गया इसका टोटल, इस पार्ट से आ गया। और इसको 100 लाख में घटा दीजिए तो जो अमाउंट बचेगा यानी कि आपका 77-50 वह बैंक फाइनेंस होगा। मुझे लगता है कि यहां क्लियर हो गए होंगे। फिर से इसको रिपीट करता हूं कि जो सब्सिडी जो होगा वह प्रोजेक्ट कॉस्ट अमाउंट पे डिपेंड करेगा, और वह सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग केस में 50 लाख तक ही कंसीडर करेंगे पीसी प्रोजेक्ट कॉस्ट, और सर्विस और बिजनेस के केस में 20 लाख तक कंसीडर करेंगे। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सेकेंड लोन अपग्रेडेशन के लिए आप पीएमईजीपी यूनिट को दे रहे हैं, तो वैसे केस में भी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम आप जो कंसीडर करेंगे कितना करेंगे? 1 करोड़। ठीक है दोस्तों, और सर्विस और बिजनेस के केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट आप कंसीडर करेंगे मैक्सिमम कितना? 25 लाख। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब्सिडी जो है, सब्सिडी दोस्तों कितना है सेकंड यूनिट के लिए? सेकंड जो अपग्रेडेशन के लिए जो सब्सिडी है वह है 15% और 20%। 20% दोस्तों है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली एरिया के लिए, ओके, और 15% है दोस्तों अदर के लिए। तो वैसे केस में आपका जो सब्सिडी आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? सब्सिडी आ जाएगा, अगर 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं तो 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, 15 लाख मैक्सिमम। और नॉर्थ ईस्ट के केस में आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 20 लाख। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। बिजनेस के केस में अगर बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं सेकेंड लोन दे रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो वैसे केस में आप 25 लाख तक ही प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो वैसे केस में अदर एरिया के लिए आपका सब्सिडी अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,75,000। और दूसरे केस में कितना आ जाएगा? यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के केस में कितना आ जाएगा? 5 लाख। अब आ जाइए इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये दोस्तों कि मार्जिन, फिर से हम लोग समझें, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस मार्जिन प्लस सब्सिडी, यह जो है क्या होगा? बैंक फाइनेंस होगा। ठीक है दोस्तों, और चौथा पॉइंट फिर आ जाइए कि एक्सेस अमाउंट जो भी है, एक्सेसिव अमाउंट, वो भी बैंक फाइनेंस होगा और उस पर सब्सिडी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि फिर से इसको रिपीट करें कि 1 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको सब्सिडी आपको 1 करोड़ तक की ही मिलेगा, उसके ऊपर जो है बैंक उसको फाइनेंस कर सकती है। ठीक है, होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे। अब आइए अगले पॉइंट पे, इलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा? इलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा दोस्तों नए पीएमईजीपी यूनिट के लिए? सबसे पहला कंडीशन है 18 साल से ज्यादा, या 18 साल या 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए एज। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा कि अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख सर्विस या बिजनेस का है, तो वैसे केस में 8th पास होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए अगला कंडीशन की आरईजीपी या एनी अदर स्कीम में उसको सब्सिडी नहीं मिला हुआ हो। अब आ जाइए दोस्तों अगला कि वन फैमिली में
1 मेंबर को ही सब्सिडी मिलेगा। अब इसमें 1 फैमिली का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? 1 फैमिली का कंसेप्ट यह है दोस्तों कि अपने और स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ को ही केवल एक फैमिली के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इसको अगर ब्रीफ करें तो जैसे अगर एक फैमिली में 2 भाई है तो उसको दोनों अलग अलग पीएमजीपी में लोन ले सकता है, सब्सिडी उसको मिल सकता है। फैमिली तभी कंसीडर करेंगे उस कंसेप्ट को समझने के लिए, हस्बैंड और वाइफ को ही केवल इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाइए, और है ओनली न्यू यूनिट विल बी फाइनेंस। फिर से इसको समअप करते हैं। नए यूनिट को जब आप फाइनेंस करेंगे तो 18 साल या उससे ज्यादा का एज होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 लाख है मैन्युफैक्चरिंग के केस में ज्यादा, और 5 लाख से ज्यादा है सर्विस और बिजनेस के केस में, तो मिनिमम 8th पास होना चाहिए। आरईजीपी या कोई स्कीम के तहत अगर उसको सब्सिडी मिला हुआ है तो वैसे केस में उसको सब्सिडी मतलब इस स्कीम में वो कवर नहीं होगा। एक फैमिली का कंसेप्ट है, एक फैमिली में एक ही आदमी को मतलब पीएमजीपी का न्यू यूनिट के लिए आप फाइनेंस कर सकते हैं। ओनली न्यू यूनिट आप जो है उसको इस स्कीम में कवर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यू यूनिट क्या क्या है। न्यू यूनिट के लिए पहला क्राइटेरिया है दोस्तों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में समझें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी फाइनेंस होगा जब उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसमें कोई ऐसा फिक्स एसेट या परमानेंट एसेट क्रिएट हो रहा है जो अक्रॉस द बिजनेस साइकिल वह यूज होगा। इसको अगर साधारण भाषा में ये समझें कि आप कोई भी लोन तभी फाइनेंस करेंगे जब उसमें टर्म लोन का भी हिस्सा होगा फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट दैट विल बी यूटिलाइज फॉर होल पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे दोस्तों कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ लैंड कंसीडर नहीं होगा, लेकिन अगर सेट अगर बना हुआ है, रेडिली सेट बना हुआ है, या कोई फिक्स स्ट्रक्चर है जो कि यूटिलाइज होना है उस बिजनेस में, वो बना हुआ है मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उसको आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 3 साल तक का जो उसका अगर कोई लीज अमाउंट पे है तो 3 साल तक का जो उसका लीज अमाउंट है उसी अमाउंट को आप प्रोजेक्ट कॉस्ट के रूप में इंक्लूड करेंगे। अगर इसको साधारण भाषा में समझें कि हम कोई बोरोवर अगर कोई यूनिट लगा रहा है और वह लीज पे कोई शेड या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर लिया है, तो 3 साल का जो उसका लीज वैल्यू होगा या जो कॉस्ट आएगा वही अमाउंट उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। अब आइए अगला पॉइंट कि जो भी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लोकल गवर्नमेंट होगा या लोकल अथॉरिटी होगा वह फाइनेंस नहीं किया जाएगा इस नए यूनिट के तहत। अब आ जाइए ट्रेडिंग यूनिट, ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या क्या कहां कवर होगा आप इसको समझिए कि कोई भी अगर मतलब कोई सिंपल बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है यानी जैसा माल ला रहा है वैसा ही माल बेच रहा है, और वह उसका पीएमजीपी के अंतर्गत आपके पास एप्लीकेशन आता है, तो आप सभी जगह उस एप्लीकेशन को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए स्पेसिफिक एरिया में ही आप वो लोन कर पाएंगे। वो कहां ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया, जैसे कि कई जगह लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का अफेक्टेड एरिया है, जैसे आपका सुकना वगैरह है जहां की बराबर घटना होते रहता है, माओवादी वगैरह अफेक्टेड एरिया वो हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यूनिट के लिए आपके पास लोन लेने के लिए अगर पीएमजीपी में, तो वह एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे जहां हम लोग अभी बिहार की बात करें या कहीं ऐसे इसको इस तीनों कैटेगरी को छोड़ के अब ऐसे जगह से अगर आपके पास ट्रेडिंग एप्लीकेशन आएगा तो वह एलिजिबल नहीं होगा। रिटेल आउटलेट भी एलिजिबल हो सकता है, लेकिन उसको किस चीज में डील करना पड़ेगा, खादी या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को में डील करना पड़ेगा। रिटेल आउटलेट को भी लोन किया जा सकता है पीएमजीपी के अंतर्गत दूसरे एरिया में भी, लेकिन दैट यूनिट मस्ट बी बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल इसको आप समझिए, फॉर एग्जांपल मेरा अपना जो है वाटर प्यूरिफाइंग का प्लांट है, ठीक है, और उसके लिए हमने पीएमजीपी से लोन नहीं लिया है,
लेकिन अगर उस वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट के बाद हम बॉटलिंग करते हैं और फिर पानी को बेचते हैं और उस पानी को हम खुद ही ट्रेडिंग के लिए हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वह यूनिट पीएमईजीपी में फाइनेंस किया जा सकता है। फिर से रिपीट करता हूं कि रिटेल आउटलेट बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिटेल आउटलेट बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेम आदमी होना चाहिए, तब वैसे केस में आप रिटेल यूनिट को भी इस स्कीम के तहत फाइनेंस कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों कि हमेशा जो है सब्सिडी के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कंसीडर कीजिएगा आप रिटेल में या बिजनेस में, वह 20 लाख तक का ही होगा। अब आ जाइए दोस्तों ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में भी आप पीएमईजीपी के तहत लोन दे सकते हैं। उसका सीलिंग है 10%, यानी कि अगर टोटल अगर आपको लोन करना है, आपको मान लिया जाए 100 रुपया का अगर पीएमईजीपी में लोन करना है, गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर रखा है, तो 10 रुपया ही मैक्सिमम आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए आप दे सकते हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था न्यू यूनिट का। अब हम लोग समझेंगे क्राइटेरिया फॉर सेकेंड अपग्रेडेशन। अब आइए अगले पॉइंट पे, क्राइटेरिया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंड पीएमईजीपी आरईजीपी मुद्रा यूनिट, यानी कि दूसरा लोन आपको देना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया, मार्जिन मनी सक्सेसफुली एडजस्टेड। मार्जिन मनी उसका सक्सेसफुली एडजस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसे कि 3 साल के बाद उसको एडजस्ट करना होता है अकाउंट में, तो वो फुल्ली एडजस्ट हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि पहला वाला दिया हुआ लोन फुल्ली रिपे हो गया हो। तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि वह यूनिट जो है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट रहना चाहिए और प्रॉफिट में रन करना चाहिए, ठीक है, सेकेंड यूनिट के लिए। या मतलब अगर कोई फाइनेंस अगर आपने पहले कर रखा है आरईजीपी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, या मुद्रा यूनिट में आपने कर रखा है फाइनेंस और वह प्रॉपर्ली रन कर रहा है यूनिट। अब इसमें एक चीज देखिए, जैसे अगर आपने जैसे जो लोन दिया होगा वह अगर पीएमईजीपी में दिया होगा तो टर्म लोन होगा और सीसी दोनों होगा, लेकिन टर्म लोन तो खत्म हो गया हो जाएगा, लेकिन सीसी तो उसका रोलिंग ओवर में चलता रहेगा। तो आप इस केस में समझ लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका वर्किंग कैपिटल जो लोन चल रहा है, जो रोल ओवर पे चल रहा है, यानी कि हर एक साल उसको रिन्यू कर रहे हैं, उस अकाउंट को बंद करने की आवश्यकता नहीं है सेकंड लोन लेने के लिए। वह अकाउंट एज इट इज चलता रहेगा तो भी सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। यही केस मुद्रा लोन में भी है। अगर मुद्रा लोन में आपने वर्किंग कैपिटल का लोन दे रखा है और वह बहुत अच्छे से चला रहा है, रिपेमेंट प्रॉपर्ली कर रहा है, रोल ओवर कर रहा है, टर्नओवर ठीक है, प्रॉफिट में है यूनिट, तो वैसे केस में भी आप जो है उसको सेकंड पीएमईजीपी लोन के लिए कंसीडर कर सकते हैं विदाउट लिक्विडेशन ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल लिमिट। अब आइए आगे अगला पॉइंट, बैंक फाइनेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। बैंक फाइनेंस में दोस्तों कि आप 90% या 95% प्रोजेक्ट कॉस्ट का फाइनेंस करते हैं, ठीक है। सब्सिडी जैसे ही आता है तो उस सब्सिडी अमाउंट का आप जो है एफडीआर या सब्सिडी रिजर्व फंड एसआरएफ, ये जो है आपका 0% पे आप 3 साल के लिए इसको रख देते हैं। जितना अमाउंट सब्सिडी आएगा उतना ही अमाउंट जो आपने लोन दे रखा है उस पे आपको ब्याज लेना बंद कर देना है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जब क्लेम करेंगे सब्सिडी का तो फर्स्ट डिसबर्समेंट करने के बाद क्लेम करेंगे, उसमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जितना सब्सिडी आएगा उतना या उससे ज्यादा का डिसबर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखना है, मतलब उस सब्सिडी अमाउंट का, और सब्सिडी अमाउंट को 3 साल के बाद ही अकाउंट में अप्रोप्रिएट करना है। जैसे एक चीज है कि कभी कभी यूनिट आपका या मतलब 3 साल तक उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह नहीं किया, सब्सिडी आपने मंगवा लिया, तो प्रोपोर्शनेट सब्सिडी आपको वापस कर देना है एजेंसी को। अब इसको साधारण भाषा में समझिए कि इस स्कीम के तहत 3 साल के भीतर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टोटल ये है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा,
उसको यूटिलाइज कर लेना है, उसको कंज्यूम कर लेना है। अगर वह नहीं होता है तो प्रोपोर्शनेट सब्सिडी आपको वापस भेज देना है एजेंसी को। अब आइए अगला पॉइंट कि आपको ये देखिए, आप जो क्लेम कीजिएगा आप दो तरीके से क्लेम कर सकते हैं। आप केवीआईसी या डीआईसी को आप भेजेंगे क्लेम कि हमने फर्स्ट डिसबर्समेंट कर दिया, और उसके बाद जो है उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा अलोंग विथ बैंक, या वो एक्सटर्नल एजेंसी से करवा सकती है, या वो अपने डाटा को अपने हिसाब से वह वेरीफाई करेगी और फर्दर वह नोडल बैंक को भेजेगी। अच्छा, नोडल, इसको फिर से एक बार स्ट्रक्चर को समझिए कि ये पीएमईजीपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत काम करता है। उसके नीचे जो इसका नोडल एजेंसी है वह है केवीआईसी। ठीक है, केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका स्टेट में भी एक ऑफिस हुआ करता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे केवीआईसी हो गया, स्टेट लेवल पे उसको कोऑर्डिनेट करेगा केवीआईसी स्टेट, और केवीआईबी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो है डीआईसी उसको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करती है। तो ये हो गया। अब समझ लीजिए, अब केवीआईसी एक बैंक को नोडल बैंक बनाए हुए है सब्सिडी डिसबर्समेंट के लिए, बैंकों को सब्सिडी देने के लिए। तो बैंक मतलब लोन सैंक्शनिंग बैंक डायरेक्ट उस नोडल बैंक से भी सब्सिडी मंगवा सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बैंक को अंडरटेक करना पड़ेगा कि सारा जो है गाइडलाइन के हिसाब से सैंक्शन हुआ, डिसबर्समेंट हुआ और इंड यूज वेरीफाई हुआ, यूनिट ऑपरेशनल है, ये सारा बैंक को ओन करना पड़ेगा, सारा मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद वो डायरेक्ट नोडल बैंक को भेज सकती है डायरेक्टली। और नोडल बैंक 24 घंटे के भीतर, नोडल बैंक 24 घंटे के भीतर उस सब्सिडी को रिलीज कर देगा। और सब्सिडी जैसे ही आपके पास आएगा तो उसका आपको 3 साल के लिए एफडीआर या एसआरएफ में रखना है, उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। अब आइए दोस्तों, इसमें एक अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें ईडीपी ट्रेनिंग। ईडीपी ट्रेनिंग हो गया दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग दिया जाता है वह भी एलिजिबल होगा इस स्कीम के सर्टिफिकेशन के लिए। अब इसमें दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में समझिए कि 2 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो ईडीपी ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, 2 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो ईडीपी ट्रेनिंग मस्ट नहीं है। अगर 5 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 5 डेज का ईडीपी ट्रेनिंग मस्ट है। 5 डेज का ईडीपी ट्रेनिंग मस्ट है। और 5 लाख से ज्यादा का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 10 दिन का ईडीपी ट्रेनिंग मस्ट है। 10 दिन का ईडीपी ट्रेनिंग मस्ट है। ठीक है दोस्तों, आप सैंक्शन करने समय आप ईडीपी ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर डिसबर्समेंट आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया हो और वह पोर्टल पे अपलोड हो गया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इस बार के बजट एस्टीमेट में यह एस्टीमेट किया गया है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के सब्सिडी पे लगभग 13,500 करोड़ का खर्च किया जाएगा। यह गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि इसके तहत लगभग 4 लाख माइक्रो यूनिट को फाइनेंस किया जाएगा। और यह एस्टीमेट किया गया है कि एक यूनिट पे एवरेज 8 लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लगभग 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसके तहत दिया जाएगा। अब आइए अगला पॉइंट पे कि जो सेकेंड यूनिट अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंस का जो टारगेट है वह 1000 यूनिट का है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और एक कंप्लायंस के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो भी पीएमईजीपी का यूनिट बैंक फाइनेंस करेगी तो उसमें ज्वाइंट वेरिफिकेशन या और 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन केवीआईसी जो है उसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यूनिट है या जो ऑफिसर्स हैं वो विजिट करेगा या आउटसोर्स भी कर सकता है। बैंक भी ज्वाइंटली विजिट करती है। एक चीज इसमें है दोस्तों कि 4 बाय 3.5
4/3.5 का एक प्रोमिनेंट प्लेस पे उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि यह यूनिट इस बैंक के द्वारा पीएमईजीपी स्कीम में फाइनेंस किया हुआ है। बैंक का लोगो होगा और इधर एक खादी का लोगो होगा, खादी केवीआईसी का लोगो होगा। तो यह डिस्प्ले एक कंप्लायंस के रूप में यह एक जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि क्या क्या पेपर अपलोड करेगा बोरोवर। सबसे पहले तो आप उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि इस स्कीम में कास्ट के आधार पे सब्सिडी दिया जाता है, तो वह सर्टिफिकेट मस्ट है। वह स्पेशल कैटेगरी में अगर है तो उस स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। उसके बाद रूरल एरिया का सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपडेट करेगा। और उसके अलावा क्या क्या चीज का जरूरत है, अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, वो भी पेपर, उससे रिलेटेड पेपर अपलोड करेगा। अब आते हैं कि जो कमिटी स्क्रीनिंग करता है एप्लीकेंट का, उसमें कौन कौन होंगे। तो उसका जो है डीएम या कमिश्नर या मतलब एडीएम रैंक के अधिकारी उस कमिटी के चेयरमैन होंगे। पीडीडीआरए जो है वाइस चेयरमैन होंगे। एलडीएम, बैंक के जो एलडीएम होंगे वह मेंबर होंगे। केवीआईसी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे। आरसीटी का जो है मतलब एक मेंबर होंगे। और जीएमडीआईसी जो है कन्वेनर होंगे और मेंबर भी होंगे। ग्राम पंचायत का अगर एप्लीकेशन है तो ग्राम पंचायत के 3 रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर होंगे। यह कमिटी जो है वह स्क्रीनिंग करेगा, इंटरव्यू करेगा और उसके हिसाब से प्रोस्पेक्टिव बोरोवर का सिलेक्शन करेगा। तो यही था दोस्तों पीएमईजीपी में अब तक का अपडेट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।